गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता खरे हिंदी महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 के लिए आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 9। टॉपिक है लाख का घर। तो लाख का घर पढ़ने से पहले हम लाख के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि लाख आखिर कहते किसे हैं। ये एक कीट से उत्पन्न होती है। लाख एक प्राकृतिक राल है। बाकी सब राल कृत्रिम होती हैं, लेकिन इसे हम प्राकृतिक राल कह सकते हैं। इसीलिए इसे प्रकृति का वरदान यानी कि प्राकृतिक वरदान भी कहते हैं। लाख के जो कीड़े होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। लोग इससे अपना रोजगार करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लेसिफर लाखा कहते हैं, जो कि थोड़ी सी गर्माहट से बड़ी तेज़ी से पिघलती है। राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है और ये गर्मी में इनकी जो गर्मी होती है, गर्मी का जब मौसम होता है तब इनकी बहुत देखभाल करनी होती है, क्योंकि गर्माहट से ये अपना आकार परिवर्तित कर देती है, क्योंकि ये पिघलना शुरू कर देती हैं। तो लाख के बारे में मेरे पास एक वीडियो है, उसे आप पहले देखिए और समझिए कि लाख आखिर बनती कैसे है। उसके बाद हम चैप्टर की ओर चलेंगे। देखिए, ये जो पेड़ है ये फ्लेमेंजिया सेमिलाटा है। और वैसे तो लाख हमारे 10 पेड़ों पे चढ़ती है, जिसपे पलाश, बेर, बबूल, शीशम, सागौन, जंगल जलेबी। फ्लेमेंजिया सेमिलाटा पे जो है 200 ग्राम एक पेड़ से लाख निकलती है। और इसके साथ साथ जो है इसके जो सीड हैं लगभग 250 ग्राम जो है सीड निकलते हैं इससे, जिसकी कीमत मार्केट में 2000 से 2200 रुपये तक है। इसको हम क्या करते हैं, एक ब्रूड लैग होता है, ब्रूड लैग को लाके हम यहाँ पे जो है बांध देते हैं और 15th दिन जो है हम उस लकड़ी को हटा लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये पूरा जो है अब कवरिंग पे आ रही है ना। तो इसी तरीके से ये अभी पूरा फुल मैच्योर हो जाएगी। लाख कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से चढ़ जाएगी। अब इसके बाद फिर जो है हम इसको क्या करेंगे, इसको इसमें डाल के ग्राइंडिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये निकल आएगी, लकड़ी अलग हो जाएगी और लाख अलग निकल आएगी। फिर हम इसको लेंगे। फिर लेने के बाद जो है इसमें ये दोनों विनोइंग है, फिर ये ग्रेडिंग है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 3 तरीके की लाख आ रही है। एक सबसे जो है पतली है, एक ये मिडिल है और एक ये मोटी है। ये तीनों लाख को जो है ये मिडिल है और ये एकदम पतली है। तो इस तरीके से ये 3 तरीके की लाख हो गई। फिर इनको हम लेके आते हैं। तो ये जो निकल के आया इसको हमने नाम दिया सीड लैग। यहाँ पे एक आदमी बैठ के भट्टी पे जो है चलाएगा, भट्टी जलती रहेगी, उधर से चकली चलती रहेगी और कुछ इस तरीके से बटन लैग बन जाएगी। फिर इसी बटन लैग को, ये हमारा इंड प्रोडक्ट हो गया। फिर इस बटन लैग को हम ले जाएंगे और उसके बाद फिर जो है हम लैग के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं वो बनाएंगे। जो आता है आपका कॉस्मेटिक्स में जैसे नेल पेंट है, नेल पेंट पे जो शाइनिंग होती है वो भी लाख है। जैसे क्रैकर्स इंडस्ट्रीज में क्रैकर्स के जो अलग अलग रंग निकलते हैं वो भी लाख है। वुड पे जो शाइनिंग होती है वो भी लाख है। मैक्सिममली हमने लाख से 2 लाख लोगों को ट्रेन किया हुआ है। जैसे फार्मर ने कहा कि हमको लाख नहीं लगानी है, हमको इसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो हम उसकी भी ट्रेनिंग दे देते हैं। देने के बाद वो प्रोडक्ट जो है बना के बेच सकता है और उसका भी जो है 2 रुपये प्रति प्रोडक्ट पे जो है उसको हम प्रॉफिट दे देते हैं और प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि लाख बनती कैसे है और लाख कहते किसे हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं।
भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। राजा धृतराष्ट्र जो थे वो अपने पुत्रों से बहुत मोह करते थे, उनका मोह था, इसीलिए वो दुर्योधन की गलत बातों का भी साथ देते थे, उस पर अंकुश नहीं रख पा रहे थे, यानी कि उसको रोक नहीं पा रहे थे। और कुमंत्रा, इस कुमंत्रा में उसका दुर्योधन का कौन साथ दे रहा था? उसका मामा शकुनी, यानी कि उनके जो मामा थे वो कौन थे? शकुनी थे। और कर्ण कौन थे? मित्र थे दुर्योधन के, जो कि सलाहकार बने हुए थे। तो भीमसेन का और जो शरीर में जो बल था, ताकत था, ताकतवर था भीम, और वो अर्जुन की जो युद्ध कुशलता थी, उन सब चीज़ों से, ये सारे गुण होने की वजह से दुर्योधन के मन में जलन थी पांडवों के प्रति। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। दुर्योधन कुराहे पर चल रहा था। कुराहे मतलब गलत रास्ते पे, कुराहे मतलब गलत रास्ते पे चल रहा था। उन्होंने उसका साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहे और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र को जन्म से अंधे हैं, धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे हैं, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु यानी कि कम समय में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण धृतराष्ट्र को ही राजगद्दी पर बिठाल दिया गया था। तो सिंहासन पर बैठे थे, उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजकाज संभाला था। धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने अंधे थे, इसलिए उनको राजगद्दी पर नहीं बिठाला था। वैसे राजनीति के अनुसार उनको ही राज सिंहासन पर बैठना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े भाई थे, बट वो अंधे होने के कारण उनको राजनीति में इस योग्य नहीं समझा गया, और पांडु को जो कि उनके छोटे भाई थे उनको राजगद्दी पर बिठाल दिया गया था। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से, यानी कि पांडु की जब मृत्यु हो गई, तो धृतराष्ट्र को ही राजकाज संभालने का काम सौंपा गया। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए थे, लेकिन फिर युधिष्ठिर क्या हो गया? वो बड़े हो गए थे, यानी कि पांडु के जो सबसे बड़े पुत्र थे। तो राजनीति के अनुसार राजा का बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है उसके बाद। तो युधिष्ठिर के बड़े हो जाने पर उनको बैठना चाहिए था। इसी कारण से दुर्योधन और युधिष्ठिर में युद्ध था, यानी कि वो नहीं चाहता था दुर्योधन की युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए, क्योंकि उसके पिता धृतराष्ट्र जो थे वो राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो वो चाहते थे कि मैं ही सिंहासन पर बैठूं, जबकि राजनीति के अनुसार उनको कुछ समय के लिए ये काम सौंपा गया था, तो युधिष्ठिर को ही मिलना चाहिए था। तो आगे धृतराष्ट्र को राज अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र को से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही भारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था, यानी कि जलने लगता था। कुढ़ने का मतलब अंदर ही अंदर जलना। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पुरवासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से, पुरवासी मतलब नगर के लोग, तो जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज से वंचित ही रह गए, यानी कि राज्य आपको नहीं मिला। तो जो चीज़ आपको नहीं मिली उससे आप वंचित रहे। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई।
अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान ना सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो ठीक कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी पिताजी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वर्णागत के मेले में भेज दीजिए। यानी कि जो पांडव थे उनको वर्णागत में मेला लगा हुआ था, तो वहाँ भेज दीजिए किसी भी बहाने से। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ करना है वो मैं स्वयं ही कर लूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ होगा, यानी कि हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, बस उनको वहाँ भेजना है। इसी बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों यानी कि कुछ चालें चली को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे, यानी कि उनके खिलाफ कान भरने लगे कि पांडव ऐसे है, पांडव वैसे है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस प्रकार से। तो धृतराष्ट्र के पास जाकर वो पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था। कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। कर्णिक नाम का जो ब्राह्मण था वो क्या था? शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की, यानी कि अपनी तरह तरह की बातें, अपनी मंत्रणा, अपनी बात उनके सामने पेश की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। तो इस प्रकार से उनको भ्रमित किया गया राजा धृतराष्ट्र को। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णागत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनमें कोई खतरा नहीं होगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गया और उनके लाचार होकर अपने बेटे की सलाह मान ली। आखिर में क्या हुआ कि धृतराष्ट्र जो थे वो कमजोर पड़ गए और लाचार होकर यानी कि मजबूर होकर अपने बेटे की सलाह मानने पर मजबूर हो गए, यानी कि सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वर्णागत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को खूब ललचाया। उनसे कहा कि वहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर वैसा है, खूब अच्छा लगेगा आपको, मेला देखिए। इस तरह से उनको खूब ललचाने का प्रयास किया। कहा कि वर्णागत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर पांडव जो थे वो वर्णागत जाने की उत्सुकता करने लगे, यानी कि उनके मन में सुनकर खुद को पांडवों को भी वर्णागत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वर्णागत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन
कि खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों के साथ कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगे। काम तमाम करने का मतलब काम खत्म करने का, यानी कि उनको मारने की योजना बनाने लगे। उसने अपने मंत्री प्रोजन को बुलाकर गुप्त रूप से, यानी कि चुप से सलाह दी और एक योजना बनाई। प्रोजन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वरणागत के लिए रवाना हो गए। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर प्रोजन पांडवों से बहुत पहले वरणागत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि ये सारी चीजें थी। ये जितनी भी चीजें थी, जितने भी पदार्थ थे, वो सब क्या थे? जल्दी आग पकड़ने वाले, यानी कि वो बहुत जल्दी या दूर थोड़ी सी गर्माहट से ही वो आग पकड़ना शुरू कर देते, यानी कि गर्म होना शुरू कर देते थे। इस बीच अगर पांडव मतलब मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। उन्होंने आग में मिट्टी में क्या क्या चीजें मिलाई? सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, इन सभी चीजों को मिट्टी में मिलाया और एक सुंदर भवन बनवाया। इसी बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध प्रोजन ने कर रखा था। प्रबंध मतलब उनकी व्यवस्था कर रखी थी। ओके, सो दुर्योधन की जो योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के घर में आराम से रहने दिया जाए और जब भी पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, निशंक यानी कि शंका से रहित हो जाएं, यानी कि फिर उनके मन में कोई डाउट ना रहे, कोई शंका ना रहे कि हमारे साथ कोई चाल चल रहा है या हमें यहाँ कोई नुकसान हो सकता है। तो जब वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव को जलकर भस्म हो जाएंगे, यानी कि पांडव तो जलकर राख हो जाएंगे, उसमें बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और कौरवों पर कोई भी दोष न लगा सके। और फिर कोई कौरव जो होते दुर्योधन वगैरह पे कोई दोष भी नहीं लगा पाएगा कि आखिर हुआ कैसे। ये हो जाएगा कि उस घर में वो रुके हुए थे और अचानक से आग लग गई। आग लग जाने की वजह से वो उसमें जल गए। तो ये हमारे पार्ट 9 लाख का घर का ये विवरण था, जिसे हमने एक्सप्लेन किया हुआ। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को बार बार अंडरलाइन करके और बार बार हमने आपको उसे रिपीट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसी में आपकी ये प्रश्न है और इसी में आपकी ये उत्तर है। तो इस पाठ के प्रश्न आप स्वयं बनाने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।